हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरीथिंग हियर में। तो आज हम पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। आज से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बोला गया था कि आप पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करो ऑर्गेनिक, तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से स्टार्ट कर दी है। हमारा पहला क्वेश्चन है, तुल्य व अतुल्य प्रोटॉन क्या होते हैं। मीन्स एक्सीवेलेंट और इनएक्सीवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं। तो देखो, हमको क्या करना है, एक्सीवेलेंट और इनएक्सीवेलेंट प्रोटॉन को समझना है। तो सबसे इजी तरीका है, अपन इनको डिफ्रेंशिएट करके समझेंगे। एक्सीवेलेंट प्रोटॉन क्या होता है, वे प्रोटॉन जिनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, समान हो और जो समान क्षेत्र में अवशोषित हो, मतलब एक जैसे ही क्षेत्र में वो क्या हो, अवशोषित हो, वो कहलाते हैं एक्सीवेलेंट प्रोटॉन। इन एक्सीवेलेंट प्रोटॉन इससे जस्ट अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, उनके आसपास का जो प्रोटॉन होता है, उनके आसपास का वातावरण भी अलग अलग होता है और वो अलग अलग क्षेत्र में अवशोषित होते हैं। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होता है एक्सीवेलेंट में, कि वे प्रोटॉन जिनका रासायनिक संस्थापन समान हो, मतलब उनका रासायनिक संस्थापन कैसा हो, सेम हो, तथा वो एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक ही स्थान पर एक ही प्रकार का अवशोषण स्पेक्ट्रा संकेत देते हैं। मतलब क्या होता है कि एक्सीवेलेंट प्रोटॉन जो होते हैं उनका रासायनिक संस्थापन कैसा होता है, सेम होता है, और जो एनएमआर स्पेक्ट्रम होता है वो उसमें क्या करते हैं, वो अगर इस एक स्थान पर एक ही तरह का सिग्नल देंगे, अलग अलग सिग्नल नहीं देंगे, मतलब वो एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक ही प्रकार का अवशोषण संकेत देते हैं। इन एक्सीवेलेंट इसके जस्ट अपोजिट करते हैं, उनका रासायनिक विस्थापन भी अलग अलग होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, इसमें क्या लिखोगे आप कि एनएमआर स्पेक्ट्रम में अलग अलग स्थान पर अलग अलग अवशोषण संकेत देते हैं, और इसमें क्या लिखना है, एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक ही स्थान पर एक ही प्रकार का अवशोषण संकेत देते हैं। अब इसमें जहाँ तक सोचे तो ये दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इन एक्सीवेलेंट प्रोटॉन का थर्ड पॉइंट आता है, कंपाउंड में प्रेजेंट हाइड्रोजन परमाणु को बारी बारी से एक अन्य समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक एक ही रहता है। मान लो कोई कंपाउंड है ना, कंपाउंड में क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आप उस हाइड्रोजन परमाणु को एक एक करके किसी अलग समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करोगे तो क्या होगा, आपको एक ही यौगिक मिलेगा, अलग अलग यौगिक नहीं मिलेगा। जब आप उनको अलग अलग बारी बारी से एक अन्य समूह द्वारा अगर आप प्रतिस्थापित करोगे तो आपको एक ही यौगिक मिलेगा। इसका एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कि अपने पास है 2 मेथिल प्रोपिन। 2 मेथिल प्रोपिन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 फिर क्या आ जाता है, सिंगल बॉन्ड आ जाता है, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में एच बी जुड़ जाएगा। अपन उसका प्रतिस्थापन करके देखते हैं। अपन Cl के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करते हैं। मतलब मैंने पहली बार तो क्या किया, इस वाले CH3 की जगह Cl लिख दिया और CH2 हो गया, तो मेरे को क्या प्राप्त हो गया, 3 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। मतलब मैंने तीसरे स्थान पर क्या रख दिया, क्लोरीन रख दिया, क्लोरो रख दिया। अब उसकी जस्ट अपोजिट मैंने क्या किया कि उसकी फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरो रख दिया, तो मेरे को क्या प्राप्त हो गया, 1 क्लोरो मेथिल प्रोपिन। मतलब मेरे को कंपाउंड तो एक ही प्राप्त हुआ ना, अलग अलग प्राप्त नहीं हुआ है। इन एक्सीवेलेंट प्रोटॉन क्या होता है कि वे प्रोटॉन जो अलग अलग, ये तो मैंने बता दिए थे कि भाई वो अलग अलग क्षेत्र में अवशोषित होते हैं वगैरह वगैरह। इसके अपोजिट इसका ये देखो कि एक कार्बन परमाणु पर प्रेजेंट 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन। इसमें तो क्या था, कार्बन में प्रेजेंट जितने भी हाइड्रोजन परमाणु थी उसकी बात कर रहे थे अपन, और इसमें क्या है कि एक ही कार्बन पर जो उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, एक कार्बन पर उपस्थित 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन। एक कार्बन पर क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर अपन इसका प्रतिस्थापन एक ही समूह से प्राप्त कर रहे तो अपन को क्या मिल रहा है, डाई स्टेरियोमर्स मिल रहा है।
तो हाइड्रोजन क्या मिलता है, फिर उससे अपन को डाइस्टेरियोमर्स मिलेगा। ये आपका अलग क्वेश्चन बन रहा है डाइस्टेरियोमर्स का, तो मैं आपको इसको अलग क्वेश्चन में समझा दूंगी, इसीलिए मैंने ये वर्ड यहाँ पर नहीं बताया है। तो हाइड्रोजन परमाणु डाइस्टेरियोप्रोटिक प्रोटॉन कहलाते हैं। ये आ गया समझ में। एक बार हम फटाफट से इसका पूरा रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है, एक्सीवेलेंट प्रोटॉन वे होते हैं जिसका क्या हो, वातावरण समान हो, मतलब वे प्रोटॉन जिनके आसपास का वातावरण कैसा हो, समान हो, और जो समान क्षेत्र में अवशोषित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सीवेलेंट प्रोटॉन कहलाते हैं। और वे प्रोटॉन जिनका रासायनिक संस्थापन समान हो तथा एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक ही स्थान पर एक ही प्रकार का अवशोषण संकेत देते हैं। एक्सीवेलेंट प्रोटॉन क्या करते हैं, एक्सीवेलेंट प्रोटॉन इनका वातावरण भी समान होता है और ये समान क्षेत्र में अवशोषित भी होते हैं, और इनका रासायनिक संस्थापन भी समान होता है, और एनएमआर स्पेक्ट्रम में ये एक स्थान पर एक ही प्रकार का अवशोषण संकेत देते हैं। दूसरी चीज क्या पढ़ी थी अपन ने, कि जो कंपाउंड में जो उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु है उनको अपन बारी बारी से किसी समूह द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें एक ही प्रकार का यौगिक प्राप्त होता है, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था, 2 मेथिल प्रोपेन लिया था। 2 मेथिल प्रोपेन का हमने Cl द्वारा प्रतिस्थापन किया था, तो हमको क्या प्राप्त हुआ था, एक बार तो 3 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन प्राप्त हुआ था, एक बार हमको क्या प्राप्त हुआ था, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन प्राप्त हुआ था। अब इन एक्सीवेलेंट प्रोटॉन का रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या होते हैं कि इनका वातावरण क्या होता है, अलग अलग होता है, और ये अलग अलग क्षेत्र में अवशोषित होते हैं, और इनका रासायनिक विस्थापन भी क्या होता है, अलग अलग होता है, और अलग अलग एनएमआर स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं, ये अलग अलग अवशोषण संकेत देते हैं। उसके बाद में एक कार्बन परमाणु पर उपस्थित 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, मतलब कोई एक कार्बन परमाणु है उस पर 2 हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट है, तो उसका प्रतिस्थापन करने पर अगर हमको डायस्टेरियोमर्स प्राप्त होते हैं तो उन हाइड्रोजन परमाणु को हम क्या बोलेंगे, डाइस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन बोलेंगे। ओके, क्लियर। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें तुल्य और अतुल्य प्रोटॉन के अथवा में दे रखा है रासायनिक तुल्य प्रोटॉन, हेमोटोपिक प्रोटॉन, एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन और डाइस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन। रासायनिक तुल्य प्रोटॉन और हेमोटोपिक प्रोटॉन का मतलब तुल्य प्रोटॉन ही होता है, मतलब आपको इसमें वो ही लिखना है। उसके बाद में अपन आते हैं एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन और डाइस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन। एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो कार्बन है उसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उस हाइड्रोजन को अपन सेम ग्रुप द्वारा क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। हम उसको सेम ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं, और हमको अगर इनका एनेंशियोमर्स प्राप्त हो रहा है, मतलब जो हाइड्रोजन जिसका हमने प्रतिस्थापन किया था वो क्या है, एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन कहलाएंगे। एनेंशियोमर्स का मतलब क्या होता है कि इसमें मिरर इमेज बनती है, और डाइस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन का एग्जाम्पल है द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल को हमने हाइड्रोजन और जिंक हाइड्रोजन मतलब डाइस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन का एग्जाम्पल है द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। इसमें हमने हाइड्रोजन को जेड द्वारा जब उसका प्रतिस्थापन किया तो हमको डाइस्टेरियोमर्स प्राप्त है। मतलब ये मिरर इमेज नहीं बनाते हैं, है ना, ये मिरर इमेज नहीं बनाते तथा इनके एनएमआर सिग्नल भी क्या होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डाइस्टेरियोमर्स बोलते हैं। और जो हाइड्रोजन होते हैं जिनको हम प्रतिस्थापन करते हैं जिससे हमको डाइस्टेरियोमर्स प्राप्त होता है उसको डाइस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके बी वाला पॉइंट करते हैं। ओके, हाँ, तो अब हम बात करेंगे नाभिकीय परिरक्षण व विपरिरक्षण के बारे में। नाभिकीय परिरक्षण व विपरिरक्षण क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रोटॉन है ना,
प्रोटॉन किस चुंबकीय तीव्रता पर रेडियो आवृत्ति वाले चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण करता है, यह प्रोटॉन के रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। मतलब क्या कहना चाहता है ये कि कोई प्रोटॉन जिस चुंबकीय तीव्रता पर रेडियो आवृत्ति वाले क्या करेगा, चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण करेगा। ये किस बात पर निर्भर करेगा भाई, वो कौन सी जगह पर चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण करेगा, ये उस प्रोटॉन के वातावरण पर निर्भर करेगा कि भाई उसके आसपास का रासायनिक वातावरण कैसा है। हम इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मान लीजिए CH प्रोटॉन है ना। ये CH प्रोटॉन है, इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड है ना। तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो किसके द्वारा घिरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा घिरा हुआ है। और ये इलेक्ट्रॉन इस CH प्रोटॉन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, गोलाकार पथ में क्या कर रहे हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं, उनके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। और यह प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, बाहर से जो चुंबकीय क्षेत्र लगने वाला है उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। ये विरोध करेगा। अब जब भाई अगर ये उसका विरोध करेगा तो जिस क्षेत्र में अपन को सिग्नल मिलने वाले थे उस क्षेत्र में नहीं मिलेंगे, या तो फिर उससे ऊपर वाले क्षेत्र में मिल जाएंगे या फिर नीचे वाले क्षेत्र में हमको सिग्नल मिलेंगे। मतलब परिरक्षण लगा रहा है, वो उसका विरोध कर रहा है, तो हमको उस क्षेत्र में सिग्नल नहीं मिलेंगे। अब क्या होता है, इसकी दो कंडीशन होगी कि ऊपर वाले मतलब उच्च क्षेत्र में सिग्नल कब मिलेंगे और निम्न क्षेत्र में सिग्नल हमको कब मिलेंगे, कि जब इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति में जो सिग्नल प्राप्त होगा हमको वो कहाँ होगा, निम्न क्षेत्र में प्राप्त होगा। भाई जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो वो बाहर चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगा ही नहीं, तो आराम से वो सिग्नल हमको निम्न क्षेत्र में ही प्राप्त होगा। इसका एक और रीज़न है, मान लीजिए अगर उसके आसपास जो डेंसिटी है, घनत्व है ना, घनत्व का भी इसमें इफेक्ट पड़ता है। किसका पड़ता है, घनत्व का भी इफेक्ट पड़ता है कि भाई उसके आसपास कितना घनत्व है। मतलब अगर CH प्रोटॉन से मान लीजिए कोई -I ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो वो क्या करेगा, सिग्नल को निम्न क्षेत्र में ही अपन को देगा। अगर -I जुड़ गया तो वो फिर सिग्नल अपन को निम्न क्षेत्र में प्राप्त होगा, क्योंकि फिर वो इसका इतना विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन वही उसकी जगह आपको +I ग्रुप जुड़ा हुआ मिला है तो उसका मतलब वो उच्च क्षेत्र में हमको सिग्नल मिलेगा। ये आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि भाई कोई भी कंपाउंड दे दिया, इसका सिग्नल हमको उच्च क्षेत्र में मिलता है जबकि इसका सिग्नल हमको निम्न क्षेत्र में मिलता है, वाई, क्यों? तो हमको क्या डिफाइन करना है कि भाई इसमें +I प्रभाव जुड़ा हुआ है इसलिए इसका सिग्नल हमको उच्च क्षेत्र में मिलता है, और इसमें -I ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए हमको इसका सिग्नल निम्न क्षेत्र में मिलता है। ओके, हाँ, तो नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण के बाद हमारा C पॉइंट है एथिल एसीटेट, टॉलुइन तथा एसीटोफिनोन के HNMR की हमको व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम एथिल एसीटेट का HNMR की व्याख्या करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका सिंगलेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH3। इसमें तीन पार्ट होते हैं A B C। A वाला है हमारा मेथिल, B वाला है मेथिलीन प्रोटॉन और C पे भी क्या है, मैथिल है। तो हम इसका सिंगलेट निकालेंगे। सिंगलेट निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। H+1 मतलब जिस ग्रुप या फिर कोई भी कंपाउंड बोल लो जिसका आपको सिंगलेट निकालना है ना, जिसके साथ आप उसका मान लीजिए सिंगलेट निकालना है और जिसके साथ उसका सिंगलेट निकालना है उसके पास हाइड्रोजन के कितने नंबर है, उस नंबर में हम एक और प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, उसका HNMR का मान निकल आएगा। कैसे, देखो
यहाँ पर हमने एथिल एसीटेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ए, बी और सी, मेथिल, मेथिलीन और मेथिल। ठीक है, तो मेरे को ए का बी के साथ अवशोषण संकेत निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, ए के बगल में क्या है, मेथिलीन प्रोटोन है जिसका फॉर्मूला क्या है, OCH2। तो भाई यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लिखूंगी, प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल में क्या आ गया, 3 आ गया, 2 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ गया, मतलब ट्रिपलेट। मतलब अगर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता तो क्या हो गया, सिंगलेट। 2 प्राप्त होता है, फिर 3 प्राप्त होगा तो हम उसको बोलेंगे ट्रिपलेट, 4 प्राप्त होगा तो उसको बोलेंगे क्वार्टेट। और निकाल के देखते हैं। अब हम निकालेंगे बी का ए के साथ, पहले ए का बी के साथ निकाला, अब बी का ए के साथ निकालेंगे। तो भाई बी का ए के साथ निकालना है तो ए के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, लिख देंगे, 1 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 4 क्वार्टेट हमको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम सी का निकालेंगे, तो सी के बगल में देखो आप कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, सिंगलेट हो गया। और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी अपन इसका जो वैल्यू निकालेंगे वो हमको प्राप्त हो जाएगी, क्या होगी, 1.2:2 या और 2.0 तथा 4.1 ppm प्राप्त हो जाएगी। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद हम इसका NMR का स्पेक्ट्रम बना देंगे। इसको हम समझ लेते हैं बट फिर वो अपना ज़्यादा ही डीप हो जाएगा और इसमें इतना नहीं पूछते, तो आप सिंगलेट ये थोड़ा सा याद रख लेना कि कैसे क्या बनाते हैं। अब हम टालुइन का HNMR स्पेक्ट्रम देखते हैं, इसमें कैसे क्या प्राप्त होता है। टालुइन में क्या होता है, फिनोल के पास में क्या जुड़ जाता है, मेथिल ग्रुप जुड़ जाता है। तो फिनोल जो होता है विपरिरक्षण प्रभाव के कारण जो उसका सिंगलेट मिलता है वो हमको कहाँ मिल जाता है, 7.0 ppm में। अभी हमने पढ़ाई है विपरिरक्षण और परिरक्षण क्या होता है। उसके बाद में जो मेथिल है, मेथिल का विपरिरक्षण नहीं होता है, इसके लिए उसका सिंगलेट कहाँ मिल जाता है हमको, 2.2 पर उसका सिंगलेट बन जाता है। इसका HNMR स्पेक्ट्रम इस तरह बन जाता है। अब हम बात करेंगे एसिटोफिनोन का HNMR का मान किस तरह से हम निकालेंगे, किस तरह से उसका स्पेक्ट्रम बनेगा, अब हम ये चीज़ बात करते हैं। एसिटोफिनोन में क्या होता है कि मेथिल प्रोटोन है उसका विपाटन नहीं होता, इसके कारण इसका सिंगलेट तो हमको कहाँ मिल जाता है, 2.1 ppm पर मिल जाता है। जबकि जो फिनोल है उसमें हमको मल्टीप्लेट सिग्नल प्राप्त होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऑर्थो मेटा पैरा कंडीशन पाई जाती है। ऑर्थो पर बहुत ही ज़्यादा विपरीक्षण होने के कारण हमें इसका सिंगलेट 7.85 ppm पर मिलता है डबलेट के रूप में। मेटा पर 7.40 ppm पर डबल डबलेट के रूप में मिलता है तथा पैरा पर हमको 7.30 ppm के रूप में मिलता है। अब क्या होते हैं, ये सारे अवशोषण संकेत है ना पास में होने के कारण हमको फिनोल कैसा मिलता है, मल्टीप्लेट के रूप में मिलता है। इस तरह एसिटोफिनोन का हमें HNMR का मान ज्ञात कर लेते हैं। फिर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।